हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 5 आज कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे टर्म रिलेटेड टू रेडिएशन। तो रेडिएशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो कुछ नया टर्म आएगा, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्स मतलब जो ट्रांसमिटिव पावर और रिफ्लेक्टिव पावर। तो इस टाइप का कुछ टर्म है जिसको हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद समझेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इससे पहले तुम लोगों ने नाम सुना है ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे, या उसको सिंपली ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। और किरचॉफ्स का एक लॉ है जो रेडिएशन के बारे में बताया गया है। वैसे तो किरचॉफ्स का अगर लॉ हम लोग देखेंगे तो क्लास 10th में तो लोग पढ़ा होगा। करंट के लिए दिया गया था, दो लॉ दिया था, एक जंक्शन लॉ दिया था और एक लूप लॉ दिया था। तो वो लॉ यहाँ पे नहीं हम लोगों को पढ़ना है, कुछ अलग तरह का लॉ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, तो कुछ यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द रेडिएशन। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास एक सरफेस है, कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास एक सरफेस है, इसको इस रहने दो, ये कुछ इस तरह का सरफेस है, ये कोई सरफेस है, दिख रहा होगा साफ साफ। तो इस पे कुछ रेडिएशन जो है इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। रेडिएशन मतलब हीट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेडिएशन जो भी है, जैसे कि लाइट देख लेंगे तो ये भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन मतलब क्या, एनर्जी है, तो एनर्जी इंसिडेंट जो हो रहा है उसको क्यू इंसिडेंट कर देते हैं। अब कुछ एनर्जी इससे रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्यू आर, मतलब कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गया है उसको क्यू आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि कुछ ट्रांसमिट कर गया होगा, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर गया होगा, तो इसको क्यूटी कह दिए। तो कुछ क्या हुआ कि इंसिडेंट किया तो कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ ट्रांसमिट किया, तो कुछ पोर्शन जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। क्या है, कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। कहने का मतलब है कि ऐसा थोड़ा है कि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ रिफ्लेक्ट भी कर सके, कुछ ट्रांसमिट कर सके, तो कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, उसको हम लोग क्यू ए पढ़ेंगे, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। देखो, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर हम लोग लाइट को फॉल कराते हैं तो वो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाए, या तो वो ट्रांसमिट कर जाए, या तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो इन तीन पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है कि, या तक अगर हम बात कर लें कि मिरर की बात कर लें, तो मिरर में अगर मान लें कि अच्छा तरह से पॉलिश्ड किया गया है, तो उसमें रिफ्लेक्शन जो होती है वो 100% अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो उस समय में हम लोग एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन का बारे में बात नहीं करते। अगर तुम रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो उस समय जब किसी लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्रैक्ट करता है। तो रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो इसका मतलब वो ट्रांसमिट किया, तो वो बाउंड्री जो था वही एक सरफेस की तरह ट्रीट करेगा। और मान करके चलो कि कोई एक इस तरह का ब्लैक कलर ले लो, उसके ऊपर लाइट को फॉल कराओ, तो लाइट फॉल कराने के बाद देखते हैं कि कुछ तो रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मान करके चलो कि तुम्हारे घर में जो व्हाइट कलर का तुम देखते हो कि पेंट किया हुआ रहता है, कभी कभी ब्लू भी किया रहता है, तो उसको ब्लैक कलर तुम कर दो और जो है तो अपने घर में ट्यूबलाइट जला लो या बल्ब जला लो, तो उसके बाद देखना कि जो व्हाइट कलर से पेंट कराने के बाद जो तुम्हारे रूम के अंदर का रोशनी है, और सेम बल्ब दूसरा रूम एक लगा दो वैसा आइडेंटिकल, उसको ब्लैक कलर से तुम रंग कर दो या पेंट कर दो, तो तुम देखोगे कि उस रूम में अंधेरा है, क्योंकि उसके अंदर जो लाइट वॉल के ऊपर गया है उसको रिफ्लेक्ट कम किया है, एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है। तो यही रीजन है कि कोई भी सरफेस के ऊपर हम लोग को लाइट को फॉल कराते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब भी होता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ ट्रांसमिट भी होता है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो भी एनर्जी आया है वो कंजर्व रहेगा, तो जो हमारे पास जो एनर्जी था वो क्यू इंसिडेंस था, तो किस में कन्वर्ट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ ट्रांसमिट हुआ। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, इसको क्यू इंसिडेंस से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो अगर इस तरफ देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, क्यू ए डिवाइड बाय क्यू आई प्लस क्यू आर डिवाइड बाय क्यू आई प्लस क्यू टी डिवाइड बाय क्यू आई।
तो अब जो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ए से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। अभी एक किसके बराबर है? Q एब्जॉर्ब डिवाइड बाय Q इंसिडेंस, मतलब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, कितना एनर्जी इंसिडेंट किया है। अगर मान लो कि 100% ये, जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं ना, तो अगर मान के चलो कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर हम कोई भी रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे तो वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस सिचुएशन हम लोग बोलते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। उसी तरह से देखो, ये जो टर्म है QR/QI है, इसको हम लोग बोलते हैं T, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिव पावर। ट्रांसमिटिव पावर। और उसी तरह से जो है, सॉरी, ये रिफ्लेक्टिव पावर होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ये हम इसको दिखाए ना, अरे बाबा, रुको 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 रुको, इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको स्मॉल आर से, देखो QR/QI है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव पावर। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव पावर। उसी तरह से ये टर्म जो है अपने पास, कौन सा टर्म? ये जो टर्म है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिव पावर। ट्रांसमिटिव पावर, क्लियर है? अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A = A + R + T, A + R + T लिख सकते हैं। रुको 1 मिनट, अब भी थोड़ा बड़ा है। देख लो। तो अब यहाँ से हमको लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसी बात को हम लोग थोड़ा सा फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का A = 1 है, A = 1 है और R = T = 0 है, तो ऐसे बॉडी को बोलेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी। इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, या परफेक्ट एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। चलो उठाने दो इसको। तो ये क्या था? Q ट्रांसमिट किया था, तो QT देखे थे। उसी तरह से हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं सेकेंड में कि जो R का वैल्यू अपना है 1 हो जाएगा, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो ट्रांसमिटिव पावर है वो दोनों मिलकर 0 हो जाए, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब ऐसा बॉडी है जो 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया। उसी तरह से अगर T का वैल्यू 1 हो जाए और A और R का वैल्यू 0 हो जाए, तो इसको हम लोग परफेक्ट ट्रांसमिटिंग बॉडी कह सकते हैं। परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी। तो ये 3 टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गया? एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, मतलब जो एनर्जी मान करके चलो कि हम 100 जूल एनर्जी को इंसिडेंट किया, 100 जूल रेडिएशन को इंसिडेंट किए हैं, उसमें से वो 50 जूल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 50 / 100।
तो 0.1 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों मिला करके अगर 1 हो रहा है तो ए का वैल्यू अगर कुछ है होगा तो वो 1 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। उसी तरह से आर का वैल्यू भी 1 या 1 से छोटा ही होगा और टी का वैल्यू भी 1 और 1 से छोटा भी हो सकता है और 0 भी पॉसिबल है। तो ए हो बी हो चाहे ए हो आर हो और टी हो, तो कोई भी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1 और 0 के बीच में ही होगा और इवन 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये कुछ टर्म था जिसको हम लोग समझे, इसको यूज करके हम लोग आगे भी कुछ टर्म है जिसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, बढ़ाया आगे चलो। तो नेक्स्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी आखिर होता क्या है इसको समझ देंगे हम लोग। देखो एक इस तरह का बॉडी तुम लो जिसके ऊपर जो भी रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं वो उसके अंदर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है, ना ही किस तरह का ट्रांसमिशन होती है। अभी हम लोग पढ़े कि जो भी एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं वो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब कर ले, या तो रिफ्लेक्ट कर दे, या तो ट्रांसमिट कर दे। अगर कोई बॉडी 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी 100% रिफ्लेक्ट करा तो उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, 100% ट्रांसमिट करता है उसको ट्रांसमीटर बोलते हैं कि गुड ट्रांसमीटर या गुड ट्रांसमीटर ही बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको गुड एब्जॉर्बर कहेंगे। और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग परफेक्टली बीबी भी बोलेंगे, जैसे कि शुरुआत में हम किए थे। तो अब कह रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। कह रहा कि उस तरह का बॉडी को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं कि जो बॉडी अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन को लगभग एब्जॉर्ब कर लेता, मतलब 100%। जैसे कि तो 99% तो कर ही लेता है, लेकिन 1-2% का अगर देखेंगे तो वो उतना गारंटी नहीं दे सकते हैं दुनिया में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे मिरर की बात कर लें तो अगर मिरर को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो हम लोगों का रिफ्लेक्शन दिखता है, इमेज दिखती है, वो लगभग 85% ही के अप्रोक्स देता है। तो उसको हम लोग अच्छा खासा रिफ्लेक्टर मानते हैं और उसी में हम लोग अपने आप को देखते हैं और खुद का बाल भी ठीक करते हैं। अभी तो बाल कटा लिए हैं, बाद में दिखाएंगे। तो चलो, तो उसी तरह से कह रहा है कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसके अंदर वही बात है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट करने की कुछ प्रॉपर्टी होता तो उसको हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते ही नहीं। उसके बाद नॉट ट्रांसमिट, ना ये रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा। ये क्या करेगा? 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद देखो दो बॉडी है, जैसे कि प्लेटिनम ब्लैक बॉडी, प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक जो होता है वो लगभग 95% जो होता है वो ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करता है। इसका मतलब है कि वो 95% अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? अब देखो जब ब्लैक बॉडी, तो ये तो समझ ले कि इतना ऐसा होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे किया जाए। तो एक फेरी जो है एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको बनाया। वो किस तरह से बनाया है उसको तुम लोग देखो ध्यान से। उन्होंने क्या किया कि एक स्फीयर लिया, जैसे कि एक देखो लो यहाँ पे, यही कर देते हैं कि एक ये इसको व्हाइट कलर से दिखाते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा और 2 लेयर लिया और उस लेयर के अंदर कुछ थोड़ा सा इसको जूम करके फिट करो। देखो अब ये बॉडी, इसके अंदर क्या कि वैक्यूम है। इसके अंदर 2 लेयर लिया है इस तरह से ले करके कोई बॉडी का, ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये वैक्यूम क्रिएट किया गया है, ये वैक्यूम है। इसके अंदर किसी भी तरह का कुछ मटेरियल नहीं है, पूरा वैक्यूम है। और क्या किया कि इसके अंदर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ा दिया गया। इसके अंदर तुमको ब्लैक कलर का दिखाएंगे, दिखेगा नहीं तो कौन सा कलर दिखा दें? ये जो पिंक कलर का हम दिखा रहे हैं उसको तुम ब्लैक कलर का समझो कि ये जो है ना ब्लैक कलर का, इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया। बस तुमको फील देना चाहते हैं कि वो ब्लैक बॉडी कैसे ही फॉर्मेशन किया, ये ब्लैक बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से ये किया। तो ये तुमको दिख रहा है, ये वाला कलर जो पिंक कलर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? ये है लेयर ऑफ ब्लैक कलर। इसको हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ ब्लैक कलर। क्लियर है? कलर का स्पेलिंग दोनों सही होता है, COLOUR भी होता है, COLOR ये भी सही होता है। अब इसके अंदर
एक छोटा सा पिन होल टाइप का, एक छोटा सा पिन होल टाइप का मान करके चलो कि कुछ इसके अंदर मतलब जगह छोड़ा, तो वो हम तुम्हें छोड़ करके दिखा देते हैं। चलो मान लो तुम लोगों को दिख रहा है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये छोटा सा पिन होल टाइप का जगह छोड़ा, और इससे जब रेडिएशन आएगी तो रेडिएशन, इससे रेडिएशन मान के चलो कि ये इंसिडेंट किया, ये रेडिएशन इंसिडेंट किया। अब इंसिडेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रिज्म टाइप ग्लास लगा दिया, एक प्रिज्म टाइप ग्लास लगाया। ये जो है ना प्रिज्म टाइप ग्लास है, इस तरह का प्रिज्म टाइप ग्लास लगाया। अब तुम ही सोचो इसके अंदर क्या होने वाला है। अब ये रे जैसे इस पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ से एक नॉर्मल बनाओ, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरफ से, फिर ये इस तरह सॉरी इधर तो नहीं जाएगा, पाँच यहाँ आया, फिर इस तरह से। अब देखो जैसे ही जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा, तो रिफ्लेक्शन का क्या कि चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ब्लैक कलर से हम उसको कोटेड कर दिए हैं। क्या कर दिए, कोटेड कर दिए हैं। तो अभी हम सिर्फ जो भी लाइट इसके अंदर आया वो एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ लाइट इसके अंदर जो आ करके वो कुछ इस तरह से हुआ, तो ये पूरी तरह से लाइट अगर देखेंगे कुछ पार्ट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा तो वो रिफ्लेक्शन किया हुआ पार्ट भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो जब भी साइंटिस्ट लोगों को परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो फेरी ब्लैक बॉडी का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर इसको देखो तो यहाँ पे लाइट निकलने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ये देखेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर करके जो भी हो रहा है अंदर ही रह रहा है। और एक बार जहाँ पे अगर इंसिडेंट होता है तो वहाँ तो ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग किए हम, वो तो ठीक ठाक क्या कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह का जब बॉडी बनाया गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेरी ब्लैक बॉडी। ये जो बना गया फॉर्मेशन, इसको हम लोग फेरी ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद चले कुछ टर्म है जिसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अभी हम लोग समझें कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, अभी हम लोग बात किए जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए थे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितना एनर्जी इंसिडेंट किया है, उनमें से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एनर्जी इंसिडेंट किया गया है QI, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ उसको QA बोल देते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो था A का वैल्यू, ये वाला इसको हम लोग बोलते थे A, वो होता था QA डिवाइड बाय Q इंसिडेंस। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल लगा हुआ है। तो इस स्पेक्ट्रल लगने की वजह से क्या इसमें चेंज आएगा, इसको हम लोग समझते हैं। इसका कहना ये है कि अगर किसी गिवन सरफेस पे और गिवन वेवलेंथ का, किसी एक यूनिक वेवलेंथ का अगर लिखे देंगे, लेकर के लाइट को देखते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, कहने का मतलब है कि एक ही कलर का वेवलेंथ लिए। अब मान के चलो कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो फिक्स है, ब्लू कलर का जो है वो अलग है, येलो कलर का कुछ अलग है। तो हम एक ही टाइप का जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ अगर किसी सरफेस पे जब गिरती है तो उनमें से वो कितना एब्जॉर्ब किया और डिवाइड बाय कितना इंसिडेंट था, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ध्यान दो फिर से, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हुआ कि किसी भी तरह का लाइट को फॉल कराओ, किसी भी रेडिएशन का हो, किसी भी वेवलेंथ का हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कितना इंसिडेंट किया कितना एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब डिवाइड बाय इंसिडेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रल टर्म लगने की वजह से किसी खास पार्टिकुलर वेवलेंथ का किसी पार्टिकुलर सरफेस पे गिरने के बाद कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है और कितना इंसिडेंट किए थे, तो एब्जॉर्प्शन टू द इंसिडेंस का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो तो इस बात को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसी बात को समझो। एट गिवन सरफेस, एट गिवन सरफेस, दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है, हाँ। तो एट गिवन सरफेस इट इज द
इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी बोले चाहे रेडिएशन बोले, बात देखिए, एनर्जी एब्जॉर्ब टू द एनर्जी absorbed to energy incident energy incidence for unit wavelength, sorry, unit wavelength for given इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई खास इंटरवल ऑफ टाइम देखेंगे, अगर मान के चलो कि अगर ब्लू कलर का जो भी वेवलेंथ है रेडिएशन आ रही है उसका सेम टाइम देंगे, और येलो कलर का है तो उन सब का अगर देखेंगे तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग अलग हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि जो यूनिट वेवलेंथ फॉर यूनिट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इसको अगर हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में दिखाएंगे तो इसको चलो देखो कैसे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग ए लेमडा दिखाएंगे, ए लेमडा इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब डिवाइड बाय क्यू इंसिडेंस इनटू 1 बाय डी लेमडा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर तुम इसका एसआई यूनिट देखना चाहोगे ना तो पर मीटर आएगा। देखो ये दोनों एनर्जी है तो ये तो रेशियो क्या हो गया इसका, ये यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। अब ये लेमडा जो है, ये लेमडा क्या वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का तुम लोग जानते हो कि एंगस्ट्रम में हम लोग मेजर करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट अगर हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट अगर निकालेंगे तो एंगस्ट्रम इनवर्स, और एसआई सॉरी एसआई यूनिट ही निकाल रहे हैं ना तो वो मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, तो अभी हम लोग स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर जो देखे हैं वो किसी खास वेवलेंथ के लिए ही एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंस था। लेकिन अब टोटल को अलग अलग वेवलेंथ के लिए अगर देखेंगे तो सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा हमको टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर को ए देखेंगे तो ये ए लेमडा इंटू डी लेमडा का इंटीग्रेशन कर दे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, हर तरह का वैल्यू को लेकर के। तो यहाँ से जो अपने को मिलने वाला है वो मिलेगा Q एब्जॉर्ब डिवाइड बाय Q इंसिडेंस। तो अभी जो हम लोग टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़े हैं, जो हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं वो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर के अप्रोक्सी है, उसी के बराबर है, क्योंकि हम लोग Q एब्जॉर्ब डिवाइड बाय Q इंसिडेंस जो बोले हैं वही है एब्जॉर्प्टिव पावर। लेकिन जब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में बात करेंगे तो किसी खास वेवलेंथ के लिए ही होगा। क्लियर है। तो अगर तुम चाहो तो इसको देख सकते हो कि डी लेमडा जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये सीधा हमको एब्जॉर्प्टिव पावर आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो अब नेक्स्ट टर्म है एमिसिव पावर, उसको हम लोग समझते हैं कि वो क्या होता है। इसको ध्यान से देखो और इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलो तो ये इसका यूनिट बताओ तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। ये वाला टर्म जो है वो क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। चलो अब देखो इधर एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर क्या है, जैसे कि हम लोग अभी देखें एनर्जी को इंसिडेंट करने का जो है, एनर्जी को इंसिडेंट करते तो उससे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंस देखें तो वो हमको निकल गया क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर, सॉरी एब्जॉर्प्टिव पावर या स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर किसी खास वेवलेंथ के लिए। और टोटल अगर देख लिए तो टोटल का हम लोग एक सिंगल को लेकर के उसको इंटीग्रेट करके निकाल लिए। तो लेकिन अब ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है, ये एमिसिव पावर अगर देखेंगे जो कितना एनर्जी को इमिट कर रहा है, इमिट मतलब बाहर फेंक रहा है
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में किसी खास वेवलेंथ के लिए, किसी एक ही वेवलेंथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इमिसिव पावर। देखो इसको बोलते हैं, तो किसी खास सरफेस की भी बात करेंगे सबसे पहले, तो एट गिवन सरफेस, एट गिवन सरफेस, एट ए गिवन सरफेस rate of, sorry, it is given as energy emitted per unit area, per unit time for unit wavelength range for given interval, चलो for given wavelength range is called spectral emissive पावर। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि किसी गिवन सरफेस एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो किसी खास वेवलेंथ के लिए होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से। तो देखो जो ई लैम्डा होगा वो होगा, मान ले कि एनर्जी इंसिडेंस की डेल्टा क्यू है, सॉरी इमिट जो है डेल्टा क्यू है, और एरिया ए और डेल्टा टी इनटू 1/d लैम्डा। क्लियर है? तो ये जो अपने को है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अगर टोटल एमिसिव पावर निकालना है तो टोटल एमिसिव पावर निकालने के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे जिस तरह से हम लोग किए थे पीछे एब्जॉर्प्टिव पावर निकालने के लिए। तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये अपने को देगा एमिसिव पावर। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एरिया इंटू डेल्टा टी दे देगा। अब ये जो टोटल एमिसिव पावर है, या इसको सिर्फ सिंगली एमिसिव पावर भी तुम कह सकते हो, तो ये तुमको इंटेंसिटी जैसा दिखता है होगा। तो ये इसको देखो, तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ, ये जो है अपना रेट ऑफ एनर्जी emitted per unit area per unit time और हम लोग इंटेंसिटी जो भी होती है उसको भी तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इसको देखेंगे तो ये इंटेंसिटी जैसा ही टर्म है। ये क्या है? इंटेंसिटी जैसा टर्म है, कभी इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे। तो अब इसका एसआई यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एसआई यूनिट अगर देखो तो एनर्जी पर टाइम क्या होगा, वाट। ये हो गया एरिया है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एमिसिव पावर भी देख लिए, एब्जॉर्प्टिव पावर भी देख लिए, एमिसिव पावर भी देख लिए। देखो अब ये दोनों टर्म जो हम लोग सीखे हैं, इन दोनों को जो हम लोग अभी डिफाइन किए हैं, तो इससे हम लोग एक लॉ पढ़ने वाले हैं। तो चलो उसके बाद एक टर्म रहता है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या है? तो एमिसिविटी जो है ये रेशियो होता है।
ये क्या है, इमिसिविटी ई जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो इमिसिव पावर ऑफ, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी होगा उसका इमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर T, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर T to the emissive power of black body at temperature T। अब देखो, अब यहाँ पे हम जो इमिसिव पावर डिफाइन किए हैं वो देख लो कि अगर इस इमिसिव पावर को हम देख ले कि ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना है, तो जहाँ पे हम लोग जनरल बॉडी एट टेम्परेचर T रखे हुए हैं वही हो जाएगा ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। तो ऊपर भी सेम इमिसिव पावर, नीचे भी सेम रहेगा, तो ये E = 1 हो जाएगा किसके लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो देखो इमिसिव पावर भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1 था, और एब्जॉर्प्टिव पावर भी जो है इसको क्या बोलते थे, 1। ये किसके लिए था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो देखो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि वो जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, इसका मतलब है कि जिस तरह से एनर्जी को इमिट करने का अगर रेट देख रहे हैं, तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो एनर्जी को इमिट भी तो ज़्यादा कर रहा है। कहने का मतलब वो 100% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100% तो वो इमिट भी कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ बॉडी जो ऐसे हैं जो हम उसका इमिशन नहीं जान पा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इमिशन जो है वो 100% कर रहा है। जैसे कि अगर सन को देख ले, तो जैसे कि हम लोग देखें कि अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये थिंकिंग अगर दिमाग में रखकर चलेंगे, तो जो हम देखें हैं अभी इमिशन जो कर रहा है कि उससे जो रेडिएशन निकल रही है, मतलब एनर्जी जो निकल रही है, वो भी तो 1 आ रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, और जो एब्जॉर्प्शन है वो भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना कि वो एब्जॉर्प्शन ही कंप्लीटली करता है, बल्कि वो इमिशन भी कंप्लीट करता है। तो सन भी जो है वो ब्लैक बॉडी के अंदर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। अब देखेंगे अब इमिसिव पावर फॉर जनरल बॉडी, जैसे कि E का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 और E का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा फॉर जनरल बॉडी। कहने का मतलब है जो ब्लैक बॉडी नहीं है उसके लिए ये फॉर जनरल बॉडी। क्लियर है? तो अब ये हम लोग टर्म समझ लिए हैं, तो इस टर्म से ही हम लोगों को अब एक लॉ डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का क्या कहना है? किरचॉफ्स लॉ का कहना है कि अगर गिवन टेम्परेचर और गिवन वेवलेंथ होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एब्जॉर्प्टिव पावर टू द, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का कहना है, देखो यहाँ पे एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर होनी चाहिए, एंड गिवन वेवलेंथ। तो इसका कहना है कि एब्जॉर्प्टिव पावर टू इमिसिव पावर फॉर बॉडी 1, चलो लिख ही देते हैं स्टेटमेंट, एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन वेवलेंथ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर
all body is equal to emissive power of perfectly black body. Emissive power of perfectly, सॉरी उल्टा हो गया, perfectly black बॉडी। अब देखो इस बात को समझो कि अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, अगर किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो इसका क्या कहना है कि अगर कोई खास बॉडी, जैसे कि मान के चलो कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ है, तो ई लैम्डा बा ए लैम्डा फॉर बॉडी 1 इक्वल टू ई लैम्डा टू ए लैम्डा फॉर बॉडी 2 इक्वल टू ई लैम्डा टू ए लैम्डा फॉर ब्लैक बॉडी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हो, चाहे एब्जॉर्प्टिव पावर हो, चाहे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर हो, या मतलब कहने का है कि ये एब्जॉर्प्टिव पावर किसी खास वेवलेंथ के लिए है, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। क्या होता है? इसका वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये है कि E एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ गिवन वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी 1 एंड रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर टू एमिसिव पावर ऑफ बॉडी 2 एंड सिमिलरली थर्ड बॉडी के लिए भी होगा, फोर्थ बॉडी के लिए होगा। अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी हमको पता है कि उसका गिवन वेवलेंथ के ऊपर कितना एब्जॉर्प्टिव पावर है और कितना एमिसिव पावर है, तो एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट है। और किसके बराबर है ये? एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का हो सकता है। अब देखो यही टर्म जो है, मतलब ये जो तुमको दिख रहा है, तो इससे मतलब ये लग रहा है कि अगर मान करके चलो जो भी हमारा ब्लैक बॉडी था, जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रिफ्लेक्टर। मतलब जो बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, तो उतना ही ज़्यादा वो इमिट भी करेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सन इज एग्जाम्पल ऑफ, सन इज आवर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ्स लॉ को भी डिफाइन कर लिए। किरचॉफ्स लॉ का क्या कहना था देख लो, अगर गिवन वेवलेंथ होगा, गिवन टेम्परेचर होगा, तो रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर टू एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एमिसिव पावर को भी हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है उसको पहले ही डिफाइन कर लिए थे। फॉर ऑल बॉडी, जितना भी बॉडी होगा सबके लिए ई लैम्डा बाय मतलब ई बाय ए का जो रेशियो होगा वो गिवन वेवलेंथ के लिए सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग सारा टॉपिक आज जो भी पढ़ना था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग लेकर के आते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।